नाज़रीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबार की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकल न्यूज़ की। जैसा कि हम हमेशा जो है कभी भी अगर बात करते हैं सबसे पहले लोकल न्यूज़ को ही पहले रखते हैं। तो इस वक्त लोकल न्यूज़ की बात करें तो जो हर अखबार में जगह दी गई है कि जिस तरह से आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि जनगणना होने वाली है 2025 में। काफ़ी दिन के बाद इससे पहले जो है जब जनगणना हुई थी तो 2011 में हुई थी, लेकिन काफ़ी समय के बाद अब जनगणना होने वाली है, यानी कि 2025 में जनगणना होगी। इसी को लेकर पहले भी कई सारी विपक्षी पार्टियां जो है केंद्र सरकार से मांग करती आई हैं कि जनगणना कराई जाए, लेकिन किसी न किसी वजह से, जैसा कि पहले कोविड-19 की वजह से ये सारी चीज़ें रुक गई थी, जनगणना होने से रुक गई थी, क्योंकि उस टाइम पर बाहर निकलना बहुत ही दुभर हो रहा था। कि सरकार की तरफ से भी एक कड़ा निर्देश दिया गया था कि बाहर नहीं निकलना है, लोगों को कम से कम बाहर निकलना है, बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकले। लेकिन अब काफ़ी समय के बाद जनगणना होने वाली है, तो इसी को लेकर आज रेवंत रेड्डी की सरकार ने उनसे एक मांग की है केंद्र सरकार से। उन्होंने कहा है कि अगले साल जो है प्रस्तावित जनगणना में ओबीसी जनगणना को शामिल किया जाए। लेकिन जानते हैं हालांकि पहले से भी रेवंत रेड्डी जो हैं केंद्र सरकार से कुछ न कुछ मांग करते रहते हैं। जैसा कि पहले भी हमने देखा है कि वो बजट को लेकर मांग की है उन्होंने। उससे पहले जो बाढ़ आई थी तेलंगाना में, तो उस समय पर जो है राहत पैकेज देने की उन्होंने बात की थी कि केंद्र सरकार हमें जो है राहत पैकेज दे। इसी को लेकर कल ही उन्होंने एक मीटिंग की थी और उन्होंने इस मीटिंग में केंद्र सरकार से मांग की कि जो जनगणना होने वाली है उसमें ओबीसी समुदाय को शामिल किया जाए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो होने वाला सर्वे उस पर, क्योंकि सर्वे की जो मतलब कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से नहीं हुआ था। इस तरह आपने बोला कोविड है, 2011 में लास्ट सर्वे हुआ था, उसके बाद 2021 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हुआ। फिर कोविड ठीक हुआ तो जो पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज है, उन्होंने काफ़ी वो जोर दिया, लेकिन उस पर सरकार ने कोई भी अमल नहीं किया जी। फिर जब वो इलेक्शन हो गया 2024 के, उसके बाद फिर अब ये बोला जा रहा है कि ये जनगणना होगी 2025 में होगी। तो मैं ये बता दूं, सबसे पहले देखिए, ये जो होने वाली जनगणना, इसमें कई चीज़ों का बदलाव किया गया है। तो जो भी फॉर्म आपके घर आ रहा है या कोई भी अधिकारी आपके घर फॉर्म लेकर के आ रहा है, तो उस फॉर्म को ठीक से एक एक कॉलम को पूछ पूछ के भरें, क्योंकि इस बार काफ़ी कुछ नया होने वाला है। काफ़ी अलग कॉलम होंगे, काफ़ी कुछ चीज़ें नई ऐड की जाएंगी उसमें, तो बहुत सोच समझ के भरना चाहिए। दूसरी बात ये कि मतलब जो भी ये होता था पहले 2001 में, 2011 में, अब ये 2025 में होगी, 2035 में होगी, 2045 में होगी, मतलब इस तरह से होगी। और पहले जिस तरह होता था कि जब मतलब जो वो स्टार्ट होता था दशक, उसमें शुरुआत हो जाती, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं लेट करते रहेंगे। तो मतलब जो भी लोग हैं देखने वाले, मैं उनसे कहूँगा कि बहुत ही सोच समझ के एक एक कॉलम को भरें। और जिस तरह आपने बोला है कि रेवंत रेड्डी ने बोला, रेवंत रेड्डी ने कल ये भी बोला है कि ये जो भी मतलब ये होगा काम, ये वाला, इसमें अगर किसी भी पार्टी वर्कर ने कोई भी गलती की और जिससे पार्टी को अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और जिस तरह से उन्होंने बोला है कि अगर यहाँ पे होगा, तो क्योंकि ये उन्होंने बोला है पहले से, मतलब जब यहाँ पे इलेक्शन होने वाले थे 1 साल पहले, वो ये बोल रहे थे कि इस तरह की हम वो करवाएंगे। और इस तरह से वहाँ हो रहा है, कर्नाटका में बोला कि कर्नाटका में भी करवाएंगे। इस तरह से आगे भी देखा जाए कि हो सकता है कहीं और भी। लेकिन अभी जिस तरह से इसकी तैयारियां चल रही हैं, उसमें जो टीचर्स लगाए गए हैं, उसमें भी ये बोला गया है कि टीचर्स को उसका जो है अलग से पैसा दिया जाएगा, उनको जो है और चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। लेकिन इसमें किसी तरह से भी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गलती होगी तो जाहिर है कि सरकार पे सारा ब्लेम जाएगा, और सरकार पे ब्लेम जाएगा तो इस वक्त कहीं ना कहीं देखा जाए तेलंगाना में रेवंत
ऑलरेडी सरकार कहीं ना कहीं मूसी रिवर हो गया, वो हो गया, मतलब क्या बोलते हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो उलझी हुई है। तो इन चीज़ों से निकल करके कहीं ना कहीं लोगों की भलाई के लिए काम करना चाह रही है। तो इसीलिए वो चाह रहे हैं कि इसमें कोई भी गलती ना हो, जो भी काम हो अच्छे से हो। जी, जैसा कि हमने पहले भी देखा, जिस तरह से जो तेलंगाना सरकार है वो केंद्र सरकार से मांग करती रहती है और कहीं ना कहीं उन पर तंज भी कसती रहती है कि आपने जो है कहीं ना कहीं आप तेलंगाना के साथ सौतेला व्यवहार करते रहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात करें विपक्षी पार्टियों की, जैसा कि यहाँ पर सत्ता में अभी कांग्रेस है, तो वहीं पर बात करें दूसरी जो विपक्षी पार्टियां बीआरएस है, वो चाहे भाजपा और बीआरएस दोनों लगातार जो है उन पर वो प्रहार करते रहते हैं कांग्रेस सरकार पर। पिछले दिनों जब हमने देखा था, जैसा कि केटीआर हमेशा मूसी रिवर फ्रंट, हाइड्रा और बाकी जो चीज़ें हैं, रोजगार, शिक्षा और जो उन्होंने वादे किए थे तेलंगाना सरकार में आने से पहले, उस पर हमेशा बात करते रहते हैं, तंज करते रहते हैं। लेकिन इसी के तहत कल रेवंत रेड्डी की सरकार ने जो रेवंत रेड्डी हैं, उन्होंने कहा था कि परसों इसी सिलसिले में कि जो केसीआर हैं, जो बीआरएस के प्रमुख हैं, उनका जो है राजनीतिक करियर आने वाले दिनों में पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये कोई बलपूर्वक नहीं होगा और हम कोई झूठा सहारा लेकर उनको ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे। जिस तरह से जो परियोजनाएं उन्होंने लागू की थी, जो बाकी जो है किसी चीज़ में घोटाले किए थे, चाहे वो शराब घोटाला हो, जिस तरह से यहाँ पर कुछ दिन पहले एक अवैध रूप से शराब पकड़ी गई थी, ड्रग्स पकड़ी गई थी, उसको लेकर उन्होंने कहा कि हालांकि उनके जो दामाद हैं उनको भी घेरे में लेते हुए कहा कि जो केटीआर के बहनोई हैं उनको और तारक जो केटीआर है उनका किसी न किसी तरह से नारकोटिक्स टेस्ट कराया जाएगा। उनको बताना पड़ेगा कि हम पर ये झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, अगर ये इल्ज़ाम सच हुए तो कहीं ना कहीं उनको उसका सामना करना पड़ेगा और जो कार्रवाई होगी उनके खिलाफ उसके लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। और वहीं पर अगर बात करें, जिस तरह से कल उन्होंने राजनीतिक करियर ख़त्म करने की बात की थी केसीआर की, वहीं पर उनको जवाब देते हुए जो तेलंगाना के बीआरएस के जो एक एमएलए हैं पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, उन्होंने प्रहार किया है रेवंत रेड्डी पर। उन्होंने कहा कि केसीआर का राजनीतिक करियर ख़त्म करना इतना आसान नहीं है और उन्होंने कहा कि इस तरह की जो रेवंत रेड्डी बातें करते हैं उनकी पद की गरिमा कहीं ना कहीं नीचे गिरती नजर आती है। बिल्कुल, जिस तरह आपने बोला है केसीआर का राजनीतिक करियर जो समाप्त करने की उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा था कि हम किसी बलपूर्वक नहीं करेंगे। इस पे केटीआर ने भी बयान दिया था। केटीआर ने कहा था कि तेलंगाना का जब गठन हुआ था तब रेवंत रेड्डी किसी और की उसमें थे पार्टी में, और उस वक्त जो भी चीज़ें हुई थी उसमें केसीआर ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और इसमें बोला जा रहा है कि ये जो हुआ है तेलंगाना का गठन, इसमें केटीआर की भूमिका अहम थी। और उसके बाद फिर आप ये कह रहे हैं कि हम इनका वो हटा देंगे, नामो निशान मिटा देंगे, पार्टी का नाम मिटा देंगे, तो ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि केसीआर ने जो है मतलब इससे जो ये हुई थी, इसके लिए जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें आगे आए थे और उन्होंने कई अपने पदों का, उनको कई सरकारी उसका भी वो हुआ था, ऑफर हुआ था मंत्री पद का, वो सब कुछ जो है उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि हम अपने मतलब जो यहाँ की वो है जनता, उसके साथ खड़े हैं और कोई भी गोली चलाएगा तो सबसे पहले आगे हम आएंगे। जब अब जिस तरह से उन्होंने बोला था रेवंत रेड्डी ने कि हम जो है मतलब उनका नाम मिटा देंगे, उनकी पार्टी का नाम मिटा देंगे, उसके बाद देखा जाए तो बीआरएस के कई और लीडर्स ने भी इस पर प्रहार किया है। वहीं कई लीडर्स ने ये भी बोला है कि मतलब ये जो मतलब उन्होंने वो दिया है बयान, इसमें कहीं ना कहीं वो अपनी जो और चीज़ें उसको छुपा रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पे किसानों के साथ हो रहा है, जिस तरह से मूसी रिवर फ्रंट का है, जिस तरह से हाइड्रा का है, उन सब चीज़ों को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं अपोजिशन को उसमें उलझाया जा रहा है। लेकिन हम उन चीज़ों में उलझने वाले हैं नहीं। हम जो हैं उनसे बात करेंगे यहाँ के डेवलपमेंट की, क्योंकि यहाँ का लोन बहुत बढ़ गया है, यहाँ पे जो है रोज़गार नहीं मिला है लोगों को, ये उनका कहना है, बीआरएस का कहना है कि यहाँ पे लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। वहीं बीजेपी अभी तक इस पर कोई कमेंट नहीं कर रही है, बीजेपी सिर्फ बैठ करके देख रही है। अब ये देखना है कि बीजेपी की तरफ से इस पर क्या कहा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ बैठ करके अभी देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। अब उनका जो कमेंट आएगा उस पर शायद कुछ और वो निकल सके, निष्कर्ष निकले। जी, जैसा कि हमने जिक्र किया कि जो बीआरएस के एमएलए हैं वेमुला प्रशांत रेड्डी, उन्होंने जिस तरह से कहा कि केसीआर के करियर को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, और उन्होंने कहा कि केसीआर से ही तेलंगाना है और तेलंगाना का अर्थ है कि केसीआर।
इस तरह से उन्होंने कहा कि तेलंगाना से ही केसीआर है, केसीआर से ही तेलंगाना है। वहीं पर बात करें जो बीआरएस के दूसरे नेता हैं टी हरीश राव, उन्होंने भी एक बात करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में बीआरएस कहीं ना कहीं सत्ता में काबिज होगी। उन्होंने कहा कि बीआरएस का कैडर पूरी तरह से चार्ज हो चुका है और 5 साल के बाद राज्य में बीआरएस की सरकार होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वर्तमान में अगर जो है वोटिंग कराई जाए तो कम से कम 100 सीटें आसानी से बीआरएस को प्राप्त हो जाएंगी। देखिए, अभी जब इलेक्शन होगा तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अभी इलेक्शन तो होने वाला है नहीं जी, ठीक है। इलेक्शन का भी 1 साल हुआ है, यहाँ पे 1 साल हो गया इनको अपनी गवर्नमेंट बनाए हुए। लेकिन अभी जिस तरह से बोल रहे हैं और जिस तरह से अभी कांग्रेस की कुछ ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसका कहीं ना कहीं लोगों में एक मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, लोगों के सामने उसको कहीं ना कहीं गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, तो शायद उनको उसका फ़ायदा मिल सके। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बोला है कि 100 सीटें मिलेंगी तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट चुन के आई है ये कहीं ना कहीं यहाँ के और जो ज़िले हैं वहाँ से आई है। तेलंगाना के जो ज़िले हैं वहाँ से आई है, ज़्यादा वहाँ की सीटें मिली, यहाँ की सीटें कम मिली इनको, क्योंकि यहाँ पे 7 सीटें तो एमआईएम की हैं, बाकी सीटें ये ले गए हैं थोड़ी, तो यहाँ पे सीटें कम मिली हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बोला है कि हम 100 सीटें लेके आएंगे, पॉसिबल है नहीं अभी, क्योंकि आप ये भी देखिए कि उनके कुछ जो वो थे नेता वो इसमें आ गए हैं, ठीक है, उससे भी फ़र्क पड़ेगा उनको, और पड़ रहा है आई थिंक, इसीलिए वो बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इतना आसान नहीं होता है कि हम बोलने को तो बोल सकते हैं ना, अपोजिशन में क्या करेंगे, वो बोलेंगे ही, लेकिन इतना इजी नहीं होता है। इसके लिए मतलब एक पूरी वो क्या बोलते हैं, एक तैयारी होती है, और फिर ये भी देखना होता है कि आपके कौन कौन से लीडर्स कहाँ हैं, क्योंकि अभी अगर मतलब क्या बोलते फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इलेक्शन होता है, अभी इन्होंने बोला है कि हम 100 सीटें जीतेंगे, अब आप कोई अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हो तो जो बंदा वोट देने वाला होगा वो भी तो ये सोचेगा ना कि अगर ये जीत गए तो ये कहीं उनके साथ चले गए तो हम क्या करेंगे फिर। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, इतना आसान होता है। अब आप अपोजिशन में आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उस बोलने का मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ें अभी हो जाएं। जिस तरह से कोई भी गवर्नमेंट वादा करती है इलेक्शन से पहले, तो ये नहीं होता कि जैसे ही वो सीएम बनेंगे या वहाँ पे उसकी गवर्नमेंट बनी फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में वादा हो रहा था कि हम स्टेटहुड का दर्जा आपको दिलाएंगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी वो काम चल रहा है। तो ये नहीं होता कि आप सीट पे बैठते ही फ़ौरन सारे वादों को मतलब वो कर दें, पूरा कर दें, ऐसा नहीं होता। उसके लिए एक समय चाहिए होता है, उसके लिए एक पूरा वो बनाया जाता है, समिति बनाई जाती है जो चीज़ें करती हैं। तो इस तरह से अगर कोई भी अपोजिशन पार्टी हो या कोई भी वो पार्टी हो जो वहाँ पे सत्ता में है, वो कोई भी वादा करती है, तो हम उससे ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि भाई हम जो हैं हमने जो मतलब जो इन्होंने बोला था वो अभी कर देंगे। तो अभी का मतलब नहीं होता, अभी का मतलब होता है हाँ ठीक है हो जाएगा, इतनी जल्दी नहीं होगा, बट अगर वादा किया तो उस वादे पे वो पूरा उतरेंगे। क्योंकि कभी कभी ये भी देखा गया है कि मतलब कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने वादे किए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन रिजल्ट क्या आया है कि वो काम नहीं कर पाए, फिर उसको कहीं ना कहीं जुमला करार दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें जब भी मतलब जो भी वो होती है सत्ता में पार्टी, उसके ऊपर जो है काफ़ी प्रेशर होता है। एक तो जनता का प्रेशर होता है, वहाँ के अवाम ने आपको चुना है, और फिर अपोजिशन का प्रेशर और होता है कि भाई तुमने ये किया था, करो, कब कर रहे हो। तो ये इतना इजी नहीं होता। जिस तरह उन्होंने बोला कि हम 100 सीटें लेके आएंगे, हो सकता ले आए, लेकिन अभी तो 4 साल और हैं, देखना है। बिल्कुल। बात करते हैं वक्फ बोर्ड की, तो वक्फ बोर्ड की बात करें तो काफ़ी दिनों से मीटिंग चल रही है, लेकिन मीटिंग कोई भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। और पिछले दिनों जिस तरह से वहां पर हंगामा हुआ मीटिंग में, जो टीएमसी के नेता थे बनर्जी, उन्होंने मतलब ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने बॉटल जो है फेंक कर मारी, तो वो बॉटल टूट गई और इसी के तहत उनको निलंबित भी कर दिया गया एक दिन के लिए। हालांकि कल की बात करें कि कल जो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार गए थे। वहाँ पर उन्होंने जो समिति थी, वहाँ के सदस्य थे, उनसे बातचीत करते हुए कहा कि वक्फ में कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ हो रही हैं और उन्होंने कहा कि इसमें सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वहाँ पर जो है अवैध अपना कब्जा जमाए हुए हैं और उस पर नतीजे पर नहीं पहुंचने, मतलब वो जाने नहीं देना चाहते जानबूझकर, ताकि इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं ताकि जो है जो मीटिंग हो रही है, जो नतीजे आ रहे हैं, वो कोई जो एक अहम नतीजा होता है, जो लास्ट नतीजा होता है, उस पर ना पहुंच पाए। और उन्होंने कहा कि जो संपत्तियां हैं उनको कहीं ना कहीं यूज़ किया जा रहा है।
देखिए अभी जो वक्फ की मीटिंग चल रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ ऐसे दस्तावेज दिए जा रहे हैं उनको, कुछ ऐसी रिपोर्ट दी जा रही हैं जो उससे मेल नहीं खाती हैं। अब जिस तरह से ये दिल्ली वाला जो मसला था, अभी दिल्ली से जो रिपोर्ट गई थी, तो इसमें जो वहाँ की सीएम आतिशी उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि भाई ये रिपोर्ट जो है वो सही नहीं है। लेकिन फिर वो गई जेपीसी की मीटिंग में तो उस पर फिर हंगामा हुआ कि जब भाई एक सीएम बोल रही है कि ये जो रिपोर्ट है ये सही नहीं है, उसके बाद आप रिपोर्ट कैसे लेके आ सकते हैं। इस पे हंगामा हुआ था। और फिर जो ये क्या बोलते कल्याण बनर्जी वाली जो आपने बात कही है, उनका ये कहना है कि वो जो है हमें बोलने नहीं दे रहे थे। जब भी मैं बोल रहा था तो मेरे मतलब क्या बोलते मेरी आवाज़ को वो कहीं ना कहीं बंद कराने के पीछे लगे हुए थे, मैं बोल ना सकूं क्योंकि मैं अपोजिशन में हूं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उस मीटिंग से अभी तक कोई निष्कर्ष निकला नहीं है और आगे आने वाले टाइम में इसमें क्या और होता है ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। इसी के चलते जेसीबी जो है 9 नवंबर को क्या बोलते हैं असम की राजधानी वहाँ जाए गुवाहाटी, और 11 नवंबर को भुवनेश्वर जाएगी, 12 नवंबर को कोलकाता जाएगी, और फिर बिहार के पटना, और उसके बाद 13 नवंबर को लखनऊ में इसकी मीटिंग होगी। उसके बाद फिर जो है ये सब दिल्ली आ जाएंगे और दिल्ली में ये इन्होंने जितने भी रिपोर्ट्स इकट्ठा की हैं वो सारी रिपोर्ट्स लेके आएंगे, उसको कंबाइन करेंगे और फिर क्या बोलते हैं नवंबर के आखिरी में शीतकालीन सत्र शुरू होगा। उसमें कहीं ना कहीं इस सत्र में दिया जाएगा, टेबल किया जाएगा। उसके बाद फिर गवर्नमेंट मतलब वहाँ पे जो है इसके पक्ष में क्या होता है और और उसमें क्या होता है विपक्ष में, ये सारी चीज़ें शुरू होंगे। तो मतलब संसद में जो जाएगा तो शीतकालीन सत्र में जाएगा, उसके बाद फिर इस पर क्या फैसला आता है ये देखना होगा। जी, जिस तरह से ये जो मीटिंग चल रही है नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है, अभी तक इतनी सारे बैठकें हो चुकी हैं लेकिन कोई भी नतीजा निकल के नहीं आया है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो लोग शामिल किए गए हैं तो वो अपनी ही कार्रवाई कर रहे हैं, अपनी ही चला रहे हैं। हालांकि देखा जाए जिस तरह से पिछले दिनों वो अश्विनी कुमार गए थे, उनके जाने पर हंगामा हुआ था, विपक्षी पार्टियों ने हंगामा किया था और फिर वो वहाँ पर मीटिंग रुक गई थी, निरस्त कर दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो नतीजा नहीं आ पा रहा है और आने वाला जैसे आपने बोला कि शीतकालीन सत्र में इसको पेश किया जाएगा। हालांकि ऐसा भी है जैसा कि विपक्षी पार्टियां इल्ज़ाम लगाती रहती हैं कि भाजपा जो है अपनी ही चलाती है, चाहे दूसरे लोग कितना भी उनसे कुछ भी करने की कोशिश करें, मांग करें या कुछ भी करें, लेकिन वो कभी दूसरी पार्टियों की सुनती नहीं है। देखिए उनका क्या है कि हम सत्ता में हैं और हम सत्ता में तो हम जो कह रहे हैं वो सही है, जो अपोजिशन कह रहा है वो गलत है। ये चीज़ें चलती रहती हैं इनकी, ठीक है। अब जिस तरह से ये कोई बयान देते हैं, इनके कोई लीडर बयान देते हैं तो वो बयान सही होते हैं, और अगर वहीं कोई अपोजिशन का लीडर बयान देते तो वो बयान जो है वो कहीं ना कहीं देश को तोड़ने वाले होते हैं। जिस तरह से अभी हमने बात की थी गिरिराज सिंह की, गिरिराज सिंह ने बयान दिए थे कि भाई अगर कोई जो भी बयान देते हैं हिंदू मुसलमान से रिलेटेड, उसमें बोला गया था कि भाई मतलब उसमें अभी तक कोई भी बीजेपी लीडर का ये बयान नहीं आया है कि ये बयान सही या गलत है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। वहीं अगर कोई अपोजिशन लीडर कोई बयान दे देता है तो उसके लिए फिर पूरे दिन पूरी रात जो है ट्विटर पे हैशटैग चलते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और जिस तरह आपने इंद्रेश कुमार की बात की, इंद्रेश कुमार की बातों को जो है इतना मतलब क्या बोलते हैं वो आरएसएस के अपने आप को एक बड़ा लीडर मतलब मानते भी और हैं भी। और इंद्रेश कुमार कहीं ना कहीं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अध्यक्ष भी हैं, तो वो मुसलमानों के पक्ष में कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि मुसलमानों को भी शौक लगता है कि अरे ये आरएसएस वाले कैसे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आरएसएस की जो मुस्लिम विंग है उसको चलाते हैं। उसके अध्यक्ष हैं एमआरएम करके, वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, और वो इस तरह की वो करते रहते हैं। इस तरह से वो क्या बोलते हैं उस पर एक रमज़ान में जो है वो एक इफ्तार पार्टी कराते हैं, उसमें भी ज़्यादातर लोगों को ऐसे बुलाया जाता है जो उनकी ही विंग से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं। तो इंद्रेश कुमार की बातों को इंद्रेश कुमार ने हालांकि देखा जाए तो कई बार ऐसा भी बोला है जो कहीं ना कहीं देश के लिए वो नहीं है, क्या बोलते हैं देश के लिए नहीं है सही, लेकिन फिर भी लोग मतलब अब वो उसके आरएसएस के हैं तो जाहिर है कि आरएसएस ही कहीं ना कहीं देश को अभी तक चला रहा है। बीजेपी आरएसएस से निकल के आई है तो उनकी बातों को ज़्यादा लिया जाता है। जी, आपने एक बात कही कि जो इंद्रेश कुमार ने जिस तरह से जो बात कही है वक्फ बोर्ड को लेकर, उसी दौरान आपने बात कही है कि जो है इनके जो नेता हैं
अगर वो कुछ बयान देते हैं तो वो सही होते हैं, वहीं पर विपक्षी पार्टियां अगर बयान देती हैं तो वो सनातन विरोधी हो जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में इस वक्त बहुत बुरा हाल है, प्रदूषण का स्तर दिन व दिन बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह से वहाँ पर पराली जलाने की घटनाएं सामने आती हैं, और देखा जाए तो इस वक्त वहाँ पर सर्दियों का मौसम जो है शुरू हो चुका है, लेकिन वहीं पर पटाखे जलाने की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, हालांकि पिछले दिनों देखा गया था कि पटाखे जलाने से कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन वहीं पर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पटाखे जलाने की वजह से, पराली जलाने की वजह से प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि 400 पार कर गया है, AQI 400 पार हो गया है। वहाँ पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिन ब दिन डॉक्टर्स के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि इस मौसम में प्रदूषण की वजह से बहुत सारे लोगों को गंभीर बीमारियां होने लगी हैं और अस्पतालों में जो है मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। इसी दौरान जो है पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी बयान आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कई जगह पर पटाखों पर बैन भी लगा दिया था, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा अगर ऊपर देखा जाए तो दिल्ली का ही नाम आता है, क्योंकि दिल्ली में बहुत टाइम से प्रदूषण का स्तर दिन व दिन गिरता जा रहा है। प्रदूषण कभी भी वहाँ पर हवा साफ नहीं होती है, हवा में कहीं ना कहीं प्रदूषण रहता ही रहता है वहाँ पर। तो वहीं पर बात करें जिस तरह से हम भाजपा के नेताओं की बात करें, अगर भाजपा के नेता जिस तरह से बयान देते हैं, अनर्गल बयान देते हैं, अगर उनको पटाखे जलाने से कोई दूसरा विपक्षी पार्टियां अगर बयान देती हैं तो वो कहीं ना कहीं उनको सनातन विरोधी बोल देते हैं। जैसा कि कांग्रेस बोलती है कि इस दौरान जो है दिवाली का जो त्यौहार है वो करीब है, जैसे कि कर्नाटका सरकार ने बैन लगाया है एक ग्रीन पटाखों पर। उन्होंने कहा है कि आप ग्रीन क्रैकर्स जलाइए, ना कि ये पटाखे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं प्रदूषण की समस्या सामने आती है। और उसी को देखते हुए, उसी का मुद्दा उठाते हुए जो भाजपा के नेता है उन्होंने कांग्रेस को सनातन विरोधी बता दिया कि कांग्रेस जो है हर जगह इस तरह के बयान देती है, कहीं ना कहीं उसका चेहरा सामने आ जाता है कि वो सनातन विरोधी है। तो वहीं पर बात करें, कल जो है इंद्रेश कुमार जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गए थे। इस दौरान उन्होंने वक्फ बोर्ड पर बात करते समय उन्होंने दूसरे समस्या पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिल्ली का वातावरण है वो प्रदूषण से पूरी तरह से दिल्ली ढका हुआ है, तो इसमें उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग जो है सोच समझकर पटाखे जलाएं, संयमित तरीके से पटाखे जलाएं, और उन्होंने आह्वान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन क्रैकर्स का ही इस्तेमाल करें। देखिए, इस वक्त जिस तरह से दिल्ली का माहौल है वो कहीं ना कहीं गैस चैम्बर बना हुआ है और दिवाली आज है, दिवाली के लिए वहाँ पे पटाखों पे बैन किया गया है, लेकिन कुछ लोग इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ के देख रहे हैं। हालांकि वो इस वजह से बैन किया गया है कि दिल्ली में इस वक्त जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोग उससे वो हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, ठीक है, चाहे बड़े हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, जो भी हों। सबसे ज़्यादा फेफड़ों की दिक्कत होती है, क्योंकि आप सांस लेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेफड़ों में होगी। वहीं जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो कल फिर जो है वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक मतलब वो की थे क्या बोलते प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई आप पटाखे मत जलाइए। क्यों? क्योंकि इससे यहाँ का वातावरण ख़राब हो रहा है, और यहाँ का वातावरण ख़राब होगा तो उससे कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान जो भी हों सब इसके उसमें आएंगे, जद में आएंगे और सब बीमार होंगे। इसमें जो लोग भी इसको हिंदू मुसलमान का कह के कहीं ना कहीं लोगों में वो पैदा करें दिमाग में, वो नफरत पैदा कर रहे हैं, वो सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप अगर पटाखे नहीं जलाएंगे तो आप क्या बोलते किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, आप खुद पे एहसान कर रहे हैं, आप अपने घर वालों पे एहसान कर रहे हैं, आप अपने बच्चों पे एहसान कर रहे हैं कि भाई अगर आप पटाखे नहीं जलाएंगे तो ये जो पॉल्यूशन है थोड़ा कम होगा, और अगर ये कम होगा तो आप ही को आराम होगी, हमको आराम होगी, सबको आराम होगी। लेकिन अब यहाँ देखा जाता है हर चीज़ को, जिस तरह आपने भी बोला कि हर चीज़ को कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान से जोड़ के देखा जाता है। जिस तरह से यहाँ देश में हमारे बाबा हैं वो इस तरह के बयान देते हैं कि भाई ये जो दिवाली है ये हम इसमें हम पटाखे दगाएंगे। हालांकि कल केजरीवाल ने खुद ही बोला है कि दिवाली जो है वो दीपों का त्यौहार है, आप वो जलाइए, दिए जलाइए, लेकिन पटाखे जलाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी इस पे अब आज ये देखना है कि दिल्ली के लोग इस बात पे कितना अमल करेंगे, क्योंकि आज दिवाली है और कल सुबह का जो वो आएगा AQI, उससे पता चलेगा कितने लोगों ने इन मतलब कितने लोग समझदार हैं वहाँ पे।
ये नहीं कि आप किस पार्टी के, आप किसकी बात मानते हैं, किसकी नहीं मानते हैं। यहाँ पे आपकी समझदारी सामने आती है कि आप कितने समझदार हैं। अगर आप समझदार होंगे तो आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। वहीं जिस तरह से मतलब देश में बोला जा रहा है कि पटाखे मत जलाएं, तो बॉलीवुड की कई ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने बोला है कि भाई पटाखे मत जलाइए, जिनका दिल्ली से ताल्लुक़ है। वो मतलब उन्होंने ये भी कहा है कि पटाखे मत जलाए, क्योंकि दिल्ली में और देश में कहीं भी हो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, चाहे दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कहीं भी हो, हर जगह पॉल्यूशन है। और पॉल्यूशन की वजह जो है कई सारी हैं, लेकिन दीपावली के समय में ये वजह और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और फिर मतलब जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो लोग जो हैं वो भी होते हैं, इंजर्ड भी होते हैं इसमें। क्योंकि अभी आज ही डॉक्टर्स ने एक मीटिंग बुलाई है, और इस मीटिंग में अब आप ये भी देखिए ना कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, वो चाहते हैं कि हम घर पे रहें, लेकिन दिवाली में वो घर पे नहीं रहते हैं, दिवाली में वो हॉस्पिटल में ही रहते हैं। कभी भी कहीं से भी कॉल आ सकती है, कभी भी कोई भी मरीज आ सकता है। और जिस तरह से फायर की वो जो होती है टीम पूरी, मतलब वो भी अलर्ट पे रहती है, वो लोग अलर्ट पे रहते हैं। और इसलिए जो है ये कहा जाता है कि आप पटाखों पे थोड़ा संयम रखें भाई। मतलब जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो करें जो ज़रूरी हैं, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो ना करें। लेकिन जब बोला जाता है तो इसमें फिर सनातन का वो हो रहा है कि भाई हमारा कोई भी त्यौहार आता है तो इस पे ये कहते हैं ये करो, वो करो, वो करो। लेकिन अगर आपके पास दिमाग हो तो आप सोच सकते हैं कि इससे क्या नुकसानात हो रहे हैं देश में। जी यासिर, अभी जो है AQI 400 पार कर चुका है। हालांकि अभी दिवाली, आज ही दिवाली का त्योहार है, दिवाली है। तो आज अगर देखा जाए तो करोड़ों की संख्या में, उससे ज़्यादा भी बहुत सारी संख्या में पटाखे जलाए जाएंगे। तो इसका मतलब प्रदूषण और भी ज़्यादा बढ़ेगा और लोगों को समस्या भी होगी, क्योंकि भाई हम अगर जला रहे हैं तो हमें समस्या भी होगी उस चीज़ के लिए। इस चीज़ को हमें सोचना है, ना कि हमें विपक्षी जैसा कि जो भाजपा के नेता हैं या दूसरे नेता हैं, कोई भी है या बाबा हैं, इस तरीके के बयान देते हैं, आपको भड़काने की कोशिश करते हैं। हम खुद समझदार हैं, हमें खुद समझना चाहिए कि इस चीज़ के लिए हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए, हमारे फैमिली के लिए और हमारे के लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर हो सकता है, वो हमें खुद सोचना चाहिए। लेकिन जैसा कि आज दिवाली का त्यौहार है तो बहुत सारी संख्या में पटाखे जलाए जाएंगे, तो कल अगर देखा जाए जिस तरह से आग लगने की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। दिवाली से पहले भी आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, तो अभी आज तो दिवाली है, उसके बाद कैसी घटनाएं सामने आती हैं और किस तरह से मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ती है, उसको देखना होगा। और इसको लेकर प्रशासन को और सरकार को सख्त होना चाहिए। देखिए, प्रशासन और सरकार दोनों सख्त हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, जिस तरह आपने बाबा का जिक्र किया, बाबाओं को अपनी दुकान चलानी है, ठीक है, और जो कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं उनको अपना वोट पाना है, इस वजह से करते हैं। और जिस तरह आपने बोला है प्रशासन को सख्त होना चाहिए, फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो हमेशा अलर्ट रहती हैं, डॉक्टर्स अलर्ट रहते हैं, ठीक है। जब ऐसा त्यौहार आता है, दीपावली का त्यौहार खासकर जब आता है, तो ये लोग काफ़ी अलर्ट रहते हैं। जिस तरह होली में देखा गया है कि रंग डाल देते हैं और रंग में कुछ मिला के डाल देते हैं, आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है। कोई लोग ज़्यादा शराब पी लेते हैं तो वो गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसमें भी डॉक्टर्स जो हैं कहीं ना कहीं मौजूद रहते हैं। अब इसमें डॉक्टर्स के साथ में फायर ब्रिगेड की टीमें भी मौजूद रहती हैं, और वहाँ पे जो पुलिस मतलब होती है वहाँ की, वो भी अलर्ट रहती है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिससे दंगा हो जाए। तो मतलब लोग अलर्ट हैं, सरकार अलर्ट है, लेकिन कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो मतलब ये चाह ही नहीं रहे कि ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं ठीक ठाक तरीके से हो जाएं। वो ये चाह रहे हैं कि इस पे हम राजनीतिक रोटी सेकें और इसका भला हमें हो। हालांकि उससे ये अगर देखें आप कि नुकसान सभी का हो रहा है, उसमें वो लीडर है उसका भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो भी बाहर जाएगा ना, वो भी तो बयान देने के लिए जाएगा ना, वो भी तो रोड पे निकलेगा। लेकिन ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, उनको सिर्फ ये नज़र आता है कि अगर हम ऐसा बोल देंगे तो एक समुदाय जो है वो हमारे पक्ष में वोट करेगा, हमारी जो है क्या बोलते हैं पार्टी में हमारा कद बढ़ेगा। और आपने देखा भी होगा कि इस तरह के जो बयानात दिए जाते हैं उससे कहीं ना कहीं उन लीडर्स का कद ज़रूर बढ़ता है बीजेपी में जो इस तरह के बयानात देते हैं। जी, आपने एक जगह बोला कि सरकार जो है इन सारी चीज़ों को लेकर सख्त है। कुछ सरकारें सख्त हैं, कुछ राज्यों की सरकारें सख्त हैं, वहीं कुछ राज्यों की सरकारें ऐसी हैं जो इन चीज़ों को लेकर के सख्त नहीं है, और वो कह रही हैं हाँ भाई तुम्हें खुली छूट दी गई है, तुम्हें जो भी करना है करो। अब कल ही आप देखिए यूपी में दीपावली पे जो है दीप जलाए गए थे
और आज सुबह की जो वो आ रही फोटो, उसमें उन दीपों को लोग निकाल करके घर ले जा रहे हैं तेल यूज करने के लिए। कि आप बेरोजगारी पे भी देखिए, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करता है, महंगाई पे कोई बात नहीं करता है, लेकिन जब चीज़ें आती हैं धार्मिक उसकी, तो लोग जो हैं इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ देते हैं, लोग इसको हिंदुस्तान पाकिस्तान से जोड़ देते हैं। एक लीडर ने बोला कि अगर एक मुसलमान आपको एक थप्पड़ मारे तो आप उसको 100 थप्पड़ मारें। इस तरह की अगर बयानबाजी होंगी, इस तरह की बातें अगर लीडर्स करेंगे जो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और जो जिनको जनता ने ही चुना है, उन लोगों को चुनने में ये नहीं कि सिर्फ एक ही समुदाय ने वोट दिया है, दूसरे समुदाय ने भी वो वोट दिया आपको। ऐसा नहीं कि एक समुदाय से आप वोट ले करके जीत के वहाँ पहुँच गए। इस तरह की चीज़ें जब होती हैं, और फिर इस तरह के जो बाबा का आपने जिक्र किया, जब बाबा बोलते हैं तो जाहिर है कि देश में लोग जो हैं एक दूसरे में फूट डालने की कोशिश करते हैं, और फूट डालेंगे तो लोग जो हैं उस पर बात नहीं करेंगे, चाहे वो शिक्षा हो या रोजगार हो या देश में इस वक्त जो वो बढ़ी हुई है महंगाई, इस पे बात नहीं होगी। इस बात सिर्फ होगी कि हाँ भाई फलां इंसान ऐसा है, उसने ये बोला, फलां इंसान ये कपड़े पहनता है, फलां इंसान टोपी लगाता है। अब कल जिस तरह से वो औरत गई थी वहाँ पे खाना लेने के लिए, उससे DSR के नारे लगवाए गए, हालांकि वो इंसान ज़ईफ है जो खाना दे रहा था, लेकिन उसने बोला कि अगर यहाँ रहना है तो तुम्हें ये बोलना होगा। वो तो खैर खाना नहीं लिया उसने, वो चली गई। लेकिन अब आप ये देखिए कि लोगों के जहन में कितनी ऐसी चीज़ें भरी हुई हैं। आप NGO चला रहे हैं, NGO की तरफ से आप खाना बांट रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं लोगों को जो है, अब यहाँ पे नहीं बोला जाएगा कि धर्म का वो हो रहा है। जिस तरह से बीजेपी हमेशा आरोप लगाती है कि लोग जो है अपने धर्म का प्रचार करने के लिए दूसरे धर्म वालों को वो करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, तो ये जो नारा था ये किस धर्म का है? इस पर भी बात होनी चाहिए, इस पर भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन उसके खिलाफ सिर्फ रिपोर्ट लिख ली गई है, अब वो जांच कमेटी बैठेगी, उस पर कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ। तो जब इन तरह की चीज़ें होंगी, देश के लीडर्स जो हैं वो इस तरह के बयान देंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, इस तरह के अगर बयान देंगे, कुछ स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर इस तरह के बयान देंगे, तो जाहिर है लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें घुसेंगी। और जिस तरह से RSS प्रमुख मोहन भागवत थे या इंद्रेश कुमार जिनका आपने जिक्र किया, वो जब इस तरह के बयान देंगे तो लोग फिर जो हैं वो रोज़गार पे बात ही नहीं करेंगे, वो महंगाई पे बात ही नहीं करेंगे, वो ये बात ही नहीं करेंगे कि भाई हमारे शिक्षा खराब है, हेल्थ सिस्टम खराब है, वो सिर्फ बात करेंगे हिंदू मुसलमान पे। जी, आपने बोला कि राज्य सरकारें इन सारी चीज़ों को लेकर सख्त रहती हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का भी स्टेटमेंट है कि पटाखे ना जलाए जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट अगर पूरी तरह से सख्त हो जाए तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो इस तरह से काम करें। जैसा कि भाजपा के नेता खुद ही एक तरफ जो है साधने की कोशिश करते हैं कि आप, जैसा कि इंद्रेश कुमार ने कहा कि संयमित रखें, पटाखे ना जलाएं क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है, वहीं पर उनके ही अपने ही नेता लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो बोलते हैं कि सनातन विरोधी हैं, लेकिन अगर उस पर केंद्र सरकार खुद ही सख्त हो जाए, केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वही बोलें, तो कहीं ना कहीं शायद इसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के जरिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।